हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों लेंस निर्माणकारी सूत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और उत्तल लेंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, है ना। वहां पर हम लोगों ने चर्चा किया था बच्चों कि उत्तल लेंस से निर्माणकारी सूत्र को कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था कि उत्तल लेंस के दोनों सतह को बारी बारी से तोड़ करके अपवर्तक सतह के रूप में बदला था और दोनों ही सतह का सूत्र प्राप्त करके बाद में ऐड कर दिया था और निर्माणकारी सूत्र हम लोगों ने प्राप्त किया था। लेकिन बच्चों वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। यदि परीक्षा में मान लेते हैं एग्जाम में हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उतना बड़ा कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आखिर उन्हें, है ना, उस फॉर्मेट को कैसे छोटा किया जाए तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से बने रहें और अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठें ताकि मैं यहाँ जो भी कुछ लिखूं बच्चों उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए हम लोग उत्तल लेंस निर्माणकारी सूत्र को शॉर्ट फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे। वैसे बच्चे जो आज हमारे इस चैनल में नए हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा उससे यही कहना है बच्चों कि सबसे पहले वो पिछले वीडियो को जा कर के देखें। वहाँ पर मैंने उत्तल लेंस को, है ना, उत्तल लेंस से संबंधित निर्माणकारी सूत्र को विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। आज यहाँ पर हम लोग इस शॉर्ट प्रोसेस को जानने के बाद फिर वही अवतल लेंस के संबंध में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे, दोनों सतह को अलग करके, है ना, और फिर निर्माणकारी सूत्र हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। ये हमारा क्या है बच्चों, एक उत्तल लेंस है। ये हमारा एक उत्तल लेंस है बच्चों जिसका द्वारक आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ इसका द्वारक है और ये इसका मुख्य अक्ष है ना। मुख्य अक्ष पर ओ एक बिंदुवत वस्तु को रखा गया है जिससे दो प्रकाश की किरणें निकलती है। एक मुख्य अक्ष के समानांतर गति करते हुए अपवर्तक सतह से अपवर्तित हो जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण प्रथम अपवर्तक सतह पर आपतित होती है ना। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर वो आपतित होती है बच्चों, है ना। अब वो मान लेते हैं कि प्रथम अपवर्तक सतह से मुड़ने के बाद वो इस बिंदु पर आपतित होती है ना, बी बिंदु पर आपतित, मतलब दूसरे अपवर्तक सतह के बी बिंदु पर आपतित होती है। यदि कल्पना कर लिया जाए कि दूसरा अपवर्तक सतह ना हो, यदि दूसरा अपवर्तक सतह ना हो तो O का प्रतिबिंब प्रथम अपवर्तक सतह द्वारा इस बिंदु पर प्राप्त होगा। किस बिंदु पर? तो I डैश बिंदु पर प्राप्त होगा। चूंकि यहाँ पर दूसरा अपवर्तक सतह उपस्थित है अतः, है ना, प्रथम अपवर्तक सतह से अपवर्तित होने वाली प्रकाश का किरण का अपवर्तन दूसरे अपवर्तक सतह द्वारा एक बार पुनः होगा, फिर से होगा, जो कि इस प्रकार होकर के मुख्य अक्ष के I बिंदु पर मिलती है। अतः O का वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर I पर बनता है। तो इस दोनों प्रतिबिंब के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों, क्योंकि इसे मैं पिछले वीडियो में भी अच्छी तरह से समझाया था कि यहाँ पर O एक बिंदुवत वस्तु है ना, और प्रथम अपवर्तक सतह द्वारा O का प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है और दूसरा अपवर्तक सतह इस I डैश का प्रतिबिंब I पर बनाता है। कहने का मतलब हो गया कि प्रथम अपवर्तक सतह के द्वारा O एक वस्तु है और I डैश एक प्रतिबिंब है, वहीं दूसरे अपवर्तक सतह के द्वारा I डैश एक वस्तु है और I उसका प्रतिबिंब होता है बच्चों। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे।
है ना, इसे हम शॉर्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा बच्चों कि ये इस प्रकार के जो व्यवस्था है कि नहीं, अरेंजमेंट में आई डैश प्रतिबिंब का कोई स्थान नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ बिंदुवत वस्तु रखेंगे और प्रतिबिंब आपको सिर्फ आई मिलेगा, ये प्रतिबिंब आपको नहीं मिलेगा, है कि नहीं। ये पूरे इस मतलब फिगर को डिटेल्स में बनाया गया है ना, मतलब पूरा ज्योमेट्री का यूज करके इसे पूरा तरह से तोड़ करके बनाया गया है, तब ये आई डैश। इसका मतलब है कि आई डैश प्रतिबिंब इस लेंस के अंदर ही बनता है कि नहीं, बाहर में वो कहीं नहीं बनेगा। बाहर में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब आपको आई प्राप्त होगा। आई डैश प्रतिबिंब जो है आपको लेंस के अंदर ही प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रथम अपवर्तक सतह के द्वारा प्रथम अपवर्तक सतह के लिए वस्तु जो है विरल माध्यम में रखा गया है और उसका प्रतिबिंब आई डैश सघन माध्यम में बन रहा है। वहीं दूसरे अपवर्तक सतह के लिए हम बात करें बच्चों तो वस्तु सघन माध्यम में, क्योंकि यही वस्तु जो है लेंस के अंदर होगा, और दूसरा अपवर्तक सतह इसी वस्तु का प्रतिबिंब विरल माध्यम में आई बनाता है। तो हम लोग यहाँ पर तो ये विरल माध्यम है बच्चों, हम लोग जिसका अपवर्तनांक हम लोग μ1 दे देते हैं, इसका μ1 अपवर्तनांक है बच्चों। और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि विरल माध्यम है, इसका भी अपवर्तनांक μ1 होगा। और लेंस जो है कांच के पदार्थ से बना होता है, जो कि विरल है ना, हवा की तुलना में ज़्यादा सघन होता है, इसीलिए सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि बारी बारी से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। हम लोग नाम भी दे देते हैं कि मान लेते हैं कि एक्स वाई मेरा एक लेंस है और ये जो दूरी है आपका वस्तु दूरी है, इसीलिए ये दूरी को हम लोग यू कहेंगे, है ना। और ये दूरी मेरा वास्तविक में होती नहीं है, अतः इसका नाम हम लोग भी डैश दे देंगे, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है उसका दूरी हम लोग भी यहाँ पर कहेंगे। तो चलिए दो बातें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। देखिए एक्स वाई है कि नहीं, एक्स वाई एक उत्तल लेंस है कि नहीं, एक्स वाई एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है जिसकी वक्रता तिर्ज्याएं है कि नहीं, जिसकी वक्रता तिर्ज्याएं क्रमशः है कि नहीं, क्रमशः R1 तथा R2 है ना, R1 तथा R2 है। R1 क्या है, प्रथम अपवर्तक सतह की त्रिज्या, और R2 क्या है, दूसरे अपवर्तक सतह की त्रिज्या है। क्रमशः R1 तथा R2 है। अब देखिए प्रथम अपवर्तक सतह द्वारा, देखिए प्रथम अपवर्तक सतह है ना, प्रथम अपवर्तक सतह द्वारा है ना, O का है कि नहीं, O का वास्तविक प्रतिबिंब है कि नहीं, O का वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश बनाती है कि नहीं, आई डैश बनाती है, जो है ना, जो लेंस के अंदर अर्थात सघन माध्यम में स्थित होता है, जो लेंस के अंदर अर्थात सघन माध्यम में स्थित होता है ना, जो सघन माध्यम में स्थित होता है ना, सघन माध्यम में स्थित होता है ना। देखिए दूसरा अपवर्तक सतह है ना, दूसरा अपवर्तक सतह आई डैश है ना, आई डैश वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब है कि नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब आई बनाती है कि नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब आई बनाती है, जो विरल माध्यम में स्थित होता है ना, जो विरल माध्यम में स्थित होता है बच्चों, जो विरल माध्यम में स्थित होता है। तो इन सभी बातों पर आप लोगों ने अच्छी तरह से विचार कर ली होगी बच्चों, है ना, आप लोग इसे अच्छी तरह से जान लिए होंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए प्रथम अपवर्तक सतह है ना, प्रथम अपवर्तक सतह, देखिए प्रथम अपवर्तक सतह, देखिए प्रथम अपवर्तक सतह के द्वारा है ना, प्रथम अपवर्तक सतह के द्वारा बने प्रतिबिंब
है ना, बने प्रतिबिंब है ना में प्रथम अपवर्तक सतह द्वारा बने प्रतिबिंब में है ना अपवर्तक सतह का सूत्र, बने प्रतिबिंब में अपवर्तक सतह का है ना अपवर्तक सतह का सूत्र है ना, कब, जब वस्तु विरल माध्यम में हो, है ना, जब वस्तु विरल माध्यम में हो, जब वस्तु विरल माध्यम में हो तथा प्रतिबिंब सघन माध्यम में बनता है, तथा प्रतिबिंब सघन माध्यम में बनता है ना, प्रतिबिंब सघन माध्यम में बनता है बच्चों। तो उसके लिए हम लोग क्या सूत्र दे सकते हैं, क्योंकि अपवर्तक सतह आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, है ना, और ये है ना कौन सा है, ये सतह आप देख पा रहे होंगे कि ये पहला सतह आप देख पा रहे होंगे कौन सा है, ये उत्तल अपवर्तक सतह है बच्चों। ये जो पहली सतह आप लोग फिगर में देख रहे हैं ये उत्तल अपवर्तक सतह है, और उत्तल अपवर्तक सतह में जब वस्तु को हम लोग विरल माध्यम में रखे हैं और प्रतिबिंब उसका सघन माध्यम में बन रहा हो, तो उस अवस्था में हम लोग जो सूत्र देते हैं बच्चों, अपवर्तक सतह का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। मैं यहाँ उसको लिख देता हूँ। वो सूत्र इस प्रकार होता है, μ2 माइनस μ1 बाय R1 इज इक्वल टू माइनस μ1 बाय U, है ना, प्लस μ2 बाय V डैश। ये प्रथम अपवर्तक सतह के लिए है। यहाँ V डैश क्या है, जो प्रथम अपवर्तक सतह के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो दूरी है कि नहीं। प्रथम अपवर्तक सतह के द्वारा जो प्रतिबिंब I डैश बन रहा है उसकी दूरी हम लोगों ने V डैश दिया। अब हम लोग देखेंगे दूसरे अपवर्तक सतह, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पहले लिख दें, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। देखिए दूसरे अपवर्तक सतह, देखिए दूसरे अपवर्तक सतह, है कि नहीं, दूसरे अपवर्तक सतह द्वारा बने प्रतिबिंब, दूसरे अपवर्तक सतह द्वारा बने प्रतिबिंब में अपवर्तक सतह का सूत्र क्या हो जाएगा, है ना, अपवर्तक सतह का सूत्र कब, जब, है कि नहीं, जब वस्तु सघन माध्यम में हो, है ना, जब वस्तु सघन माध्यम में हो तथा प्रतिबिंब, जब वस्तु सघन माध्यम में हो तथा प्रतिबिंब, है ना, विरल माध्यम में बन रहा है ना, तथा प्रतिबिंब विरल माध्यम में बनता हो या बनता है, जो भी आप लोग यहाँ पर जैसे भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग चलिए एक बार फिगर को देख करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं बच्चों कि दूसरा अपवर्तक सतह आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ अवतल है कि नहीं। तो अवतल अपवर्तक सतह में आप लोग वस्तु को सघन माध्यम में रखेंगे। तो इस अवस्था में हम लोग जो सूत्र प्राप्त किए थे बच्चों वो कुछ इस प्रकार होगा। तो सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ। देखिए सूत्र क्या होता है, μ2 माइनस μ1 बाय R2, है कि नहीं, इज इक्वल टू माइनस μ1 बाय V प्लस μ2 बाय V डैश। ये दूसरे अपवर्तक सतह का सूत्र होगा बच्चों, है कि नहीं। इसी सूत्र को प्राप्त करने के लिए मैंने पहले वाले वीडियो में दोनों सतह को तोड़ दिया। यहाँ पर आप लोगों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों ही अपवर्तक सतह का जो सूत्र है उसको आप लोगों को याद रखनी होगी बच्चों। और अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि दोनों सतह के सूत्रों को घटा देंगे आपस में, है कि नहीं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ हम लोग घटाएंगे। देखिए समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, है ना, समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 को हम लोग समीकरण 2 के साथ यहाँ पर बच्चों घटाएंगे। आप लोग देखेंगे मैं यहाँ पर क्या क्या लिखूंगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, μ2 माइनस μ1 बाय, यहाँ पर हो गया R1 घटा, अब इसको लिखना होगा μ2 माइनस μ1 बाय, यहाँ पर हो गया R2 इज इक्वल टू, अब हम लोग पहले इसको लिखेंगे बच्चों, माइनस μ1 बाय U, है ना, प्लस μ2 बाय V डैश। ये अब माइनस का चिन्ह देंगे तो इसको हम लोग को ब्रैकेट में लिखना होगा बच्चों, है कि नहीं।
यहाँ भी हो गया μ1 बाय भी, और यहाँ पर होगा प्लस μ2 बाय भी डैश, इस प्रकार होगा। अब हम लोग को इसको सॉल्यूशन करना होगा, तो इसमें भी μ2 माइनस μ1 है, μ2 माइनस μ1 है, तो μ2 माइनस μ1 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे और माइनस अंदर चला जाएगा, तो μ1/u प्लस हो जाएगा μ2 यहाँ पर भी डैश माइनस, अब देख पा रहे माइनस माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा μ1/भी। अब यहाँ पर आ गया μ2/भी डैश, देखिए ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। डेट सिंप्लाइज यहाँ पर क्या मिलेगा μ2 माइनस μ1, यहाँ पर आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए यहाँ पर भी μ1 है, यहाँ पर भी μ1 है, तो हम लोग क्या करेंगे μ1 को कॉमन कर लेते हैं, तो प्लस वाले टर्म को पहले लिखेंगे 1/भी माइनस हो गया 1/u। तो लेंस आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का समीकरण आप लोग जानते हैं बच्चों, 1/भी माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, जहाँ f क्या है इस उत्तल लेंस का फोकस दूरी है। यहाँ पे लिख देता हूँ जहाँ f उत्तल लेंस का फोकस दूरी है कि नहीं, उत्तल लेंस का फोकस दूरी है बच्चों, है कि नहीं, उत्तल लेंस का फोकस दूरी है। तो ये बात को हम लोग यहाँ पे रखेंगे बच्चों 1/f, है कि नहीं, और इस μ1 को हम लोग नीचे ले आएंगे, तो क्या हो गया μ2 है ना, देख पा रहे होंगे μ2 माइनस μ1, नीचे में आ गया μ1, है कि नहीं, यहाँ पर हो गया 1/r1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/r2, और 1/भी माइनस 1/u के बदले हम लोग 1/f लिखेंगे। इसको हम लोग अरेंज करेंगे, तो देखिए अब इसको हम लोग यदि सेपरेट कर देंगे तो μ2 माइनस μ1 आ जाएगा बच्चों, μ2 माइनस μ1 माइनस, और μ1/μ1 इसका वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार मैंने इसको अलग किया, यहाँ पर क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर क्या है μ2 माइनस μ1 को हम लोगों ने म्यू मान लिया, जो क्या है सापेक्ष अपवर्तनांक है। μ2 है लेंस के अपवर्तनांक और ये है विरल माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब हो गया कि लेंस का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, उसी को हम लोगों ने म्यू मान लिया। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू, इसके बदले हम लोग म्यू लिखेंगे बच्चों, तो म्यू माइनस 1, और यहाँ पर आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो यही लेंस निर्माणकारी सूत्र है। तो देखिए बच्चों इसको मैंने एक ही पेज में प्राप्त कर लिया, लेकिन पिछले वीडियो में यही है ना फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए लगभग मेरे 3 पेज हम लोगों को खर्च हो गया था बच्चों। तो यही आप लोगों को इतना ही बातें परीक्षा में आप लोगों को लिखनी है बच्चों, लेकिन इतनी ही बातें आप लोगों को परीक्षा में लिखनी है बच्चों, लेकिन इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आप लोगों को 2 फार्मूला याद रखने की आवश्यकता होती है, एक 1 फार्मूला, एक 2। ये किस अवस्था में बन रही है इसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया। तो चलिए उत्तल लेंस को मैंने 2 तरह से आप लोगों को बता दिया, एक विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा मैंने किया, और एक शॉर्ट प्रोसेस जो एग्जाम में लिखने के लिए आप लोगों को भी मैंने बताया। ये जो आप लोगों का डेरिवेशन है ये किस नज़र से मैंने बताया, एग्जाम में लिखने के लिए। यदि आप लोग इसका नोट बनाते हैं बच्चों तो आप लोग इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिए ये 12th के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर अल्टरनेट ईयर में इसको पूछा जाता है। तो ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अवतल लेंस निर्माणकारी सूत्र को भी हम लोग प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अवतल लेंस निर्माणकारी सूत्र का हम प्राप्त करते हैं। देखिए अवतल लेंस निर्माणकारी सूत्र है ना, अवतल लेंस निर्माणकारी सूत्र हम लोग प्राप्त करेंगे, है ना। अवतल लेंस निर्माणकारी सूत्र हम लोग प्राप्त करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसका मैं फिगर में आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं बच्चों कि इसका फिगर कैसे बनेगा, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि मेरा अवतल का पहला अपवर्तक सतह है और ये इसका दूसरा अपवर्तक सतह है, ये मेरा अवतल लेंस हो गया बच्चों, है कि नहीं। ये इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा इस प्रकार। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये एक बिंदुवत वस्तु है O,
है कि नहीं। ओ एक बिंदुवत वस्तु है जिससे दो प्रकाश की किरण निकलती है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर गति करते हुए लेंस से अपवर्तित हो जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण जो होती है इस बिंदु पर आपतित होती है, इस प्रकार, है कि नहीं। तो अब हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस से थोड़ा सा प्रकाश का अपसारित हो जाती है, तो इसका मतलब है कि अवतल लेंस से तो प्रकाश का अपसारित होकर के वो इधर चले आएगी। तो इसको यदि हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं बच्चों, तो प्रथम अपवर्तक सतह से जो प्रतिबिंब हम लोगों को प्राप्त होगा ओ का, वो आई डैश होगा। अब हम लोग जानते हैं कि दूसरे अपवर्तक सतह से भी प्रकाश का थोड़ा सा अपसारित हो जाएगी, इस प्रकार मेरा प्रकाश इधर मुड़ जाएगी। तो इसको मतलब इस प्रकार हम इसको खींचेंगे तो, है कि नहीं, आई डैश का प्रतिबिंब हमको आई पर प्राप्त होगा। तो यही फोटो है बच्चों, इस प्रकार इसको आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इसका नाम हम लोग x1 x2 है ना, यहाँ पर y1 और y2 देंगे और इस बिंदु को हम लोग p1 और p2 यहाँ पर हम लोग देते हैं। तो देखिए सॉरी, एक बिंदुवत वस्तु है जिससे दो प्रकाश की किरण निकलती है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर गति करते हुए लेंस से अपवर्तित हो जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण प्रथम अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस से प्रकाश का अभी, है ना, प्रकाश अपसारित होती है, हम लोग जानते हैं बच्चों, है ना, डाइवर्ट होती है। तो वही थोड़ा सा डाइवर्ट होकर के थोड़ा वह ऊपर की ओर मुड़ गई। इस प्रकाश की किरण को यदि हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण और बढ़ी पीछे की ओर बढ़ी हुई प्रकाश की किरण एक दूसरे को आई डैश पर काट करके ओ का काल्पनिक प्रतिबिंब आई डैश पर बनाती है। अब देखिए, ये दूसरे अपवर्तक सतह के बी बिंदु पर आपतित होती है, तो चूंकि ये भी अपवर्तक सतह है अतः प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर एक बार और होगा, तो प्रकाश एक बार और मुड़ती है। अब इस मुड़ी हुई प्रकाश को जब हम लोग पीछे की ओर खींचेंगे तो, है ना, आई डैश का वास्तविक प्रतिबिंब जो है आई पर बनाएगी। कैसे बनाएगी इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा बच्चों। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं कुछ लिख देना चाहता हूँ, आप लोग देखिए अच्छी तरह से, देखिए, है ना, देखिए प्रथम अपवर्तक सतह, लेकिन देखिए ज़्यादा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा ही लिखूंगा। देखिए प्रथम अपवर्तक सतह, है ना, प्रथम अपवर्तक सतह, क्या नाम है प्रथम अपवर्तक सतह का, x1 p1 y1, x1 p1 y1। देखिए ओ का, है कि नहीं, ओ का प्रतिबिंब, है कि नहीं, ओ का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, आई डैश पर बनाती है कि नहीं, आई डैश पर बनाती है। और आई डैश, देखिए, और आई डैश दूसरे अपवर्तक सतह, है कि नहीं, और आई डैश दूसरे अपवर्तक सतह, है कि नहीं, और आई डैश दूसरे अपवर्तक सतह, उसका नाम क्या हो गया, x2 p2 y2, है कि नहीं, दूसरे अपवर्तक सतह x2 p2 y2 के लिए वस्तु का काम करता है कि नहीं, के लिए वस्तु का काम करता है कि नहीं, वस्तु का काम करता है। और इस वस्तु का प्रतिबिंब, और इस वस्तु का प्रतिबिंब, है कि नहीं, और इस वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, और इस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरा अपवर्तक सतह, है कि नहीं, दूसरा अपवर्तक सतह, इस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरा अपवर्तक सतह आई पर बनाता है, आई पर बनाता है बच्चों। तो इस बात को आप लोगों को समझनी होगी। तो प्रथम अपवर्तक सतह क्या करता है, ओ का प्रतिबिंब आई डैश पर बनाता है ना, और दूसरा अपवर्तक सतह इसी आई डैश का प्रतिबिंब वो आई पर बनाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक सतह को हम लोग अलग अलग कर देंगे बच्चों, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक सतह को अलग अलग करेंगे और फिर उसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पहला देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला अपवर्तक सतह जो होगा बच्चों, इसको हम लोग, देखिए पहला अपवर्तक सतह जो है ये चीज़ है x1 p1 y1 जो है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का सतह है बच्चों, इस प्रकार का सतह, इसका मतलब ये अवतल अपवर्तक सतह होगा, है कि नहीं। और इसमें वस्तु कहाँ रखा गया है, इसमें वस्तु विरल माध्यम में रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है वस्तु, है ना। तो प्रकाश की किरण देखिए इससे चलेगी, इससे दो प्रकाश की किरण चलती है इस प्रकार, है कि नहीं। एक तो मुख्य अक्ष के
समानांतर गति करते हुए वो पार हो जाती है। तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक वक्रता त्रिज्या ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र है और इस पर हम लोग एक लंब इस प्रकार हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अपसारित हो जा, हम लोग जानते हैं कि ये एक क्या है, सघन विरल माध्यम है कि नहीं, ये एक विरल माध्यम है μ1 और ये एक सघन माध्यम है μ2, है कि नहीं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस प्रकार मुड़ेगी। तो इस प्रकाश की किरण को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो आई डैश प्रतिबिंब का यहाँ पर निर्माण होता है बच्चों, है कि नहीं। आप लोग जानते हैं प्रथम अपवर्तक सतह के द्वारा आई डैश प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। और ये बिंदु क्या है, मेरा ए है, इसीलिए ए से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एन, और ये बिंदु जो है बच्चों ये P1 है ना। इसमें कुछ लिखना नहीं है बच्चों, खाली हम लोगों को कैलकुलेशन करना, सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम लोग दो त्रिभुज का प्रयोग करते हैं बच्चों। देखिए कौन सा, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे बच्चों, उतना एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको एक्सपेंड करना है तो आप लोग अपने आप इसमें कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखिए सबसे पहले दो त्रिभुज का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो पहला त्रिभुज हम लोग क्या लेते हैं, देखिए ये पहला अपवर्तक सतह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसका नाम x1 है ना, P1 और y1 है। तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए दूसरी बात क्या है बच्चों कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो एंगल है कि नहीं, ये मेरा I होगा क्योंकि आपतित प्रकाश है और ये लंब है, और यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा बच्चों वो R होगा हमारा, है ना, क्योंकि ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है और ये लंब है, दोनों के साथ एंगल R बना रहा है कि नहीं। ये एंगल मेरा यहाँ पर क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, ये एंगल हमारा यहाँ पर बीटा होगा और ये एंगल हमारा गामा होगा, है ना। ये फिगर तो छोटा हो गया लेकिन आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा। तो कौन सा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, देखिए ए ओ सी से, है ना, ए ओ सी से। तो इसमें बहिष्ठ कोण का मान कौन सा है बच्चों, ए ओ सी में बहिष्ठ कोण का मान यहाँ पर गामा है कि नहीं। तो गामा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, है ना, ए ओ सी का प्रयोग किए हैं तो अल्फा प्लस यहाँ पर आई लिखेंगे, अल्फा प्लस आई, तीनों कोण का मान अल्फ होता है, क्या है, अल्प कोण है। यहाँ पे लिखेंगे कोण क्या है, ये तीनों अल्प कोण है, अल्प कोण है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन के फॉर्मेट में इसको बदल देंगे। तो टेन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन गामा माइनस हो जाएगा इधर टेन अल्फा। आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, आई को इधर कर दिए हम लोग। अब फिगर से हम लोग, है ना, क्या करेंगे, टेन गामा का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, ए एन सी से, यहाँ लंब है ए एन और सी एन जो है यहाँ पर आधार है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ए एन बाय एन सी हो जाएगा। इसी प्रकार टेन अल्फा का भी प्रयोग करेंगे तो ए एन बाय एन ओ हम लोग लेंगे, ए एन बाय एन ओ हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये टेन आई मेरा यहाँ से कैलकुलेट हो गया, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसी प्रकार अब हम लोग दूसरा त्रिभुज का भी प्रयोग करेंगे बच्चों। तो दूसरा त्रिभुज में क्या है, देखिए ए आई डैश सी का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ए आई डैश सी से, है कि नहीं। तो ए आई, इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि, है कि नहीं, ए आई डैश सी में बहिष्ठ कोण का मान क्या है बच्चों, गामा है। और चूंकि एक बात और है बच्चों कि ये कोण यदि आर है तो ये कोण भी मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला कोण भी आर होगा। आप लोग अपने से देखिएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होगा जस्ट। तो यहाँ पर देखिए बहिष्ठ कोण का मान भी यहाँ पर गामा है, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर हो जाएगा, है कि नहीं। तीनों कोण का मान अल्प है तो लिखेंगे अल्प कोण है बच्चों, तीनों अल्प कोण है, इसलिए इसको हम लोग टेन के रूप में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, टेन आर इज इक्वल टू हो जाएगा टेन गामा माइनस हो जाएगा यहाँ पर टेन बीटा। अब फिगर से आप लोग टेन गामा और टेन बीटा का मान तो आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। तो टेन गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एन बाय एन सी, ऊपर मैंने लिखा है। उसी प्रकार टेन बीटा का वैल्यू भी हो जाएगा ए एन बाय एन आई डैश हो जाएगा। आप लोग फिगर में देखें, यहाँ हो जाएगा एन आई डैश, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब देखिए स्नेल के नियम का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे बच्चों, स्नेल के नियम से, है ना, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन आई बाय यहाँ पर होता है साइन आर इज इक्वल टू, अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है ना, तो सघन माध्यम में जिसका अपवर्तनांक μ2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा μ2 बाय μ1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए आई, एंगल आई और एंगल आर, कोण का मान अल्प है कि नहीं, अल्प कोण है ये सब, ये क्या है, अल्प कोण है। तो अल्प कोण है तो साइन को हम लोग टेन के रूप में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब है साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 आई हो जाएगा और साइन आर भी मेरा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 आर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर उसको 10 के रूप में बदल देंगे बच्चों।
है कि नहीं। तो 10 के रूप में हम लोग बदलेंगे तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 10i बाय यहाँ से होगा 10r इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो डेट सिंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो μ1 यहाँ पर हो जाएगा 10i इज इक्वल टू μ2 10r। तो 10i और 10r का मान यहाँ से हम लोग रख देंगे। देखिए 10i और 10r का मान रखने पर 10i तथा 10r का मान रखने पर 10i तथा 10r का मान रखने पर तो रखेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए μ1 10i का मान आप लोग अपने कॉपी में देखें बच्चों क्या होगा an बाय एन सी है लेकिन an बाय एन सी माइनस यहाँ पर होगा an बाय एन ओ हम लोगों को मिल रहा है। इसी प्रकार μ2 में 10r का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देख पा रहे होंगे an बाय एन सी है माइनस an बाय है ना एन आई डैश है। तो ये चीज़ हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बच्चों अब इसका और आगे बढ़ेंगे। दोनों साइड an है तो an को कॉमन निकाल के हम लोग अलग कर देंगे है कि नहीं, और इसको भी निकाल के अलग करेंगे और दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। फिर μ1 और μ2 को हम लोग अंदर करेंगे और साथ में हम लोग है ना सी को भी हम लोग एक तरफ करेंगे। पहले हम लोग μ1 को अंदर कर लेते हैं। देखिए μ1 बाय यहाँ पर NC हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा μ1 बाय NO हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर भी हो गया μ2 बाय NC हो गया माइनस यहाँ पर क्या होगा μ2 बाय एन आई डैश हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि μ2 बाय एन सी है, यहाँ पर भी μ2 बाय एन सी है तो है ना एन सी को हम लोग एक तरफ करेंगे। तो डेट सिंप्लाइज इसी μ1 को हम लोग बराबर के इधर ले जाएंगे बच्चों। इसको अरेंज इस प्रकार से कर सकते हैं μ2 बाय μ1 बाय यहाँ पर हो गया एन सी, इसको हम लोग बराबर के उधर ले गए। यहाँ पर क्या बचा μ1 बाय NO बचेगा और इसको बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस μ2 बाय एन आई डैश हम लोगों को ये फिर मिलेगा। ये समीकरण को आप लोग अच्छी तरह से देखें। अब हम लोग चलिए इसी पेज में इस कैलकुलेशन को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि ये इसका द्वारक बहुत छोटा होता है कि नहीं, अतः हम लोग n बिंदु को P1 के बहुत नज़दीक मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए n बिंदु को है ना n बिंदु को P के या P1 के बहुत नज़दीक माना जा सकता है ना। n बिंदु को P1 के बहुत नज़दीक माना जा सकता है, बहुत नज़दीक माना जा सकता है। तो यदि हम लोग इसको बहुत नज़दीक मानेंगे बच्चों तो सभी दूरियां मेरा P1 से माप लेंगे। तो सबसे पहले बात NC को हम लोग लगभग बराबर क्या लिखेंगे है कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे P1C। दूसरी बात है कि NI डैश को भी हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों P1I डैश लिखेंगे। इसी प्रकार P1O को भी हम लोग क्या लिखे है ना सॉरी NO को भी हम लोग क्या लिखेंगे P1O लिखेंगे। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे और सबका बीमा रखेंगे। देखिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर है ना, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर है ना, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर तो यहाँ पे देखिए है ना P1C देखिए आपतित प्रकाश के दिशा के ठीक विपरीत दिशा में है। प्रकाश की किरण इधर जा रही है और P1C हम उल्टा माप रहे हैं और ये हो जाएगा R1 क्योंकि प्रथम अपवर्तक सतह की त्रिज्या हम लोगों ने R1 माना है। R1 क्या है प्रथम अपवर्तक सतह की त्रिज्या। इसी प्रकार है कि नहीं देखिए P1I डैश मेरा ये डिस्टेंस को हम लोग V डैश मान लेते हैं बच्चों V डैश, और यहाँ पर P1O जो होगा ये वस्तु दूरी U है। अब इन सभी बातों को जो हम लोग पिछले वाले जो समीकरण था उसमें रखते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा। अपने कॉपी में देखिए μ2 माइनस μ1 बाई NC का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे है ना R1 इज इक्वल टू है ना माइनस μ1 है बाय NO। तो NO का वैल्यू हम लोग P1O है और ये U है तो U हम लोग लिखेंगे। ये सब नेगेटिव होगा बच्चों, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव क्योंकि आपतित प्रकाश के दिशा के विपरीत है। आप देख पा रहे हैं P1I आपतित प्रकाश के दिशा के I डैश है, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में है, वहीं P1O आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में है तो इसको भी हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा समीकरण देखिए प्लस है कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा μ2 बाय NI डैश का वैल्यू हम लोग P1I डैश इज इक्वल टू माइनस V डैश हम लोगों ने रखा है। इसको समीकरण को हम लोग A कहेंगे। ये समीकरण मेरा A प्राप्त हुआ बच्चों। देखिए माइनस का साइन यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर माइनस होगा है कि नहीं, माइनस हो गया। तो अब देखिए इस माइनस साइन को हम लोग बराबर के इधर हम लोग भेज देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो गया μ2 माइनस μ1 बाय ये हो जाएगा R1 है कि नहीं इज इक्वल टू हम लोगों को ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन माइनस इधर से एक आ रहा है तो माइनस बचा रहेगा μ1 बाय U होगा, ये माइनस मिलकर के यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2 बाय V डैश। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे बच्चों है कि नहीं। ऊपर वाले को भी कह देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो चलिए हम लोग अब दूसरे फिगर की ओर बढ़ेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे।
है कि नहीं। ये प्रथम अपवर्तक सतह के लिए सूत्र हमको प्राप्त हो गया बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरे अपवर्तक सतह के लिए हम लोग सूत्र प्राप्त करेंगे। तो देखिए दूसरा अपवर्तक सतह मेरा किस प्रकार था बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे, है कि नहीं। अवतल का देखिए फिगर में दूसरा अपवर्तक सतह हम लोगों को इस प्रकार मिलेगा, उत्तल का, है कि नहीं। उत्तल मिलता है इस प्रकार, दूसरा अपवर्तक सतह है ये, है कि नहीं। उसका फिगर को मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस प्रकार। इसका नाम क्या है, यहाँ पर है x2 और ये बिंदु है मेरा P2 और ये है y2 है बच्चों। ये इधर यहाँ से मुख्य अक्ष इससे होकर के गुजरता है इस प्रकार, है ना। अब आप लोग जानते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, आई डैश, जो कि सघन माध्यम में स्थित था बच्चों, है कि नहीं, क्योंकि वो लेंस के अंदर था। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु ये आई डैश है हमारा, जो कि लेंस के अंदर था, सघन माध्यम में मौजूद है। तो ये सघन माध्यम में मौजूद है और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक इस पर दो प्रकाश की किरणें यहाँ से चलती है, एक इस प्रकार चलती हुई इससे बाहर निकल जाएगी बच्चों, है कि नहीं, निकलती है, और इससे एक प्रकाश की किरणें इस प्रकार निकलेगी, लेकिन यहाँ पर इसके बी बिंदु पर आपतित होती है। इस बिंदु को हम लोगों ने क्या माना था, बी माना था बच्चों, आप लोग अपने, है ना, कॉपी में देखें। और इस पर एक लंब हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये एक सी बिंदु है, तो इस पर हम लोग एक लंब इस तरह हम लोग इस पर ड्रॉ करेंगे बच्चों, इस प्रकार। तो मान लेते हैं कि ये इस पर लंब है। तो देखिए यहाँ पे सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक μ1 है। तो आप लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो है ना, अविलंब से दूर हटता है। इसका मतलब अविलंब से दूर हट करके वो इस प्रकार मुड़ जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं। और आई प्रतिबिंब का निर्माण करता है ये, और ये आई प्रतिबिंब का निर्माण करता है बच्चों। तो ये फिगर आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। देखिए ये अल्फा कोण है कि नहीं, ये बीटा कोण है और ये हमारा गामा कोण है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि एन हमको प्राप्त होगा बच्चों। ये आपतित प्रकाश की किरण है और लंब के साथ मेरा आई कोण बना रहा है, और ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है और लंब के साथ कितना कोण बना रहा है बच्चों, अपवर्तित प्रकाश की किरण है कि नहीं, और ये लंब के साथ आर कोण बना रहा है, इस प्रकार हमको मिलेगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करके हम लोग जल्दी से उसका अपवर्तक सतह का सूत्र प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसमें कौन सा फिगर का प्रयोग करेंगे बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग को फिगर का प्रयोग करना है बी आई डैश सी से। एक पहला लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसमें पहला त्रिभुज हो गया, देखिए बी आई डैश सी से। तो इसमें बहिष्ठ कोण का मान क्या होगा, देखिए बी आई डैश सी से, तो इसमें बहिष्ठ कोण का मान आप देख पा रहे हैं गामा है कि नहीं। तो इसमें गामा बहिष्ठ कोण का मान होगा, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा हो जाएगा। देखिए आई प्लस अल्फा इसमें गामा का, तो हम लोग जानते हैं कोण का मान क्या है, अल्प होता है, कोण का मान अल्प है कि नहीं। इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार बदलेंगे और आई को एक तरफ कर देंगे। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर से हो गया 10 गामा माइनस क्या हो जाएगा 10 अल्फा, है कि नहीं। अब यहाँ से समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, 10 आई और 10 अल्फा का मान निकालेंगे। तो 10 आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख पा रहे होंगे बी एन हो जाएगा, है कि नहीं, बी एन बाय, है कि नहीं, और यहाँ से है ना एन सी हो जाएगा, एन सी हो गया। इसी प्रकार 10 अल्फा का भी मान निकालेंगे, बी एन, है कि नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब है बी एन और अल्फा का दूरी यहाँ पर एन आई डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आई डैश। 10 आई का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कहेंगे। इसी प्रकार अब हम लोग दूसरा त्रिभुज का भी प्रयोग करेंगे बच्चों। तो दूसरा कौन सा त्रिभुज है, आप लोग देख पा रहे हैं, बी आई और सी प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी आई सी से। तो इसमें बहिष्ठ कोण का मान आप देख पा रहे हैं बच्चों, आर है, तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा हो जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं, बीटा प्लस गामा, तीनों कोण का मान अल्फ होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, कोण का मान अल्फ है, कोण का मान अल्फ है बच्चों, तो हम लोग आर को यहाँ से फ्री कर लेंगे, है ना। 10 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बीटा प्लस हो जाएगा 10 गामा, है कि नहीं। अब हम लोग 10 बीटा का वैल्यू भी यहाँ से देख रहे हैं बच्चों, 10 बीटा कितना होगा, ए एन बाय, है ना, एन आई होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, सॉरी ए एन नहीं है, बी एन है, सॉरी, है ना, बी एन होगा, बी एन बाय एन आई होगा। और प्लस गामा का वैल्यू हम लोग ऊपर से ही निकाले हैं बच्चों, तो बी एन बाई यहाँ पर एन सी हो जाएगा, ये हो गया 10 आर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 कहेंगे। स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है, म्यू1, तो इसी का पहला अपवर्तनांक हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए स्नेल के नियम से, है कि नहीं, देखिए स्नेल के, है ना, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चों, कि साइन आई
है कि नहीं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा μ1/μ2, है ना। कोण आई और कोण आर अल्प है कि नहीं, इसीलिए ये दोनों को हम लोग 10 में बदल सकते हैं बच्चों। इसलिए आई को हम लोग लगभग बराबर 10 i लिख देंगे और आर को भी हम लोग लगभग बराबर 10r लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 10i बाय हो जाएगा यहाँ पर 10r इज इक्वल टू μ1 बाय यहाँ पर हो जाएगा μ2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों को करेंगे बच्चों तो कुछ हम लोग को इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा, μ2 10i इज इक्वल टू μ1 10r हम लोगों को प्राप्त होगा। तो 10i और 10r का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो 10i का मान आप लोग अपने कॉपी में देखिए तो कुछ इस प्रकार प्राप्त हो रहा है ना, bn/nc माइनस यहाँ पर भी होगा bn/n i डैश, और 10r का भी वैल्यू हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। देखिए bn/, है ना, ni प्लस यहाँ भी मिलेगा bn/nc हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो दोनों साइड bn को कॉमन करके हम लोग कैंसिल कर देंगे और μ2 को अंदर करेंगे तो μ2/nc हो गया माइनस μ2 यहाँ पर हो जाएगा ni डैश, इधर भी हो जाएगा μ1/ni प्लस μ1/nc हम लोगों को प्राप्त होगा। तो nc को हम लोग एक तरफ कर देंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ से हो गया μ2 और माइनस μ1 आ जाएगा और नीचे में हो गया nc। कैलकुलेशन को आप लोग अपने अच्छा से करिए, μ1 ये क्या हो जाएगा ni और ये बराबर के इधर से आ रहा है तो प्लस हो जाएगा μ2/ni डैश। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, करना है बच्चों कि अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा कि p बिंदु को हम लोग मानेंगे कि n बिंदु जो है p के बहुत नज़दीक है, उसके बाद सभी दूरी को हम लोग p से मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे कि n बिंदु जो है P के बहुत नज़दीक है। देखिए n बिंदु P2 के, है कि नहीं, n बिंदु P2 के बहुत नज़दीक है कि नहीं, n बिंदु P2 के बहुत नज़दीक है। तो ऐसे करने से हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों की NC जो हम लोगों ने माना है उसको लगभग बराबर P2C मान लेंगे, जो NI हम लोगों ने माना है उसको भी लगभग बराबर P2, है ना, I मान लेंगे। इसी प्रकार हम लोग NI डैश जो माना है उसको भी हम लोग लगभग बराबर P2I डैश मान लेंगे और चिन्ह परिपाटी का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, है कि नहीं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, तो चिन्ह परिपाटी का इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चों। तो आप लोगों को एक बार मैं फिगर दिखा देता हूं बच्चों, इसमें चिन्ह परिपाटी एक बार समझा देता हूं। देखिए प्रकाश की किरण इधर जा रही है कि नहीं, इधर, और हम लोग दूरी P2 से हम लोग माप रहे हैं। तो P2I जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा क्योंकि P2I आपतित प्रकाश की दिशा में है और यहाँ पर P2C नेगेटिव हो जाएगा, P2I डैश ये भी नेगेटिव होगा। तो चलिए हम लोग चिन्ह परिपाटी को यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए P2C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P2C बराबर हो जाएगा -R2। ये R2 क्या है, दूसरे अपवर्तकता की वक्रता त्रिज्या है कि नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा P2I, ये आपतित प्रकाश की दिशा में है इसलिए प्लस V हो जाएगा, और हम लोग I डैश को हमेशा V डैश ही हम लोग कैलकुलेट किए हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पर P2I डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख पा रहे होंगे, है कि नहीं, ये हो जाएगा -V डैश हो जाएगा। इन सभी बातों को हम लोग ऊपर वाले समीकरण में यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए समीकरण हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा, μ2 - μ1/nc के बदले हम लोग P2C रखें और P2C बराबर क्या है, -R2 है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, देखिए इज इक्वल टू μ1/ni को हम लोग P2I प्लस V है तो इसको हम लोग V रखेंगे। इसी प्रकार यहाँ μ2/ni डैश है तो यहाँ तो यहाँ क्या है, μ2/ni डैश है बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, μ2I डैश, इसको हम लोग -V यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके प्राप्त किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए μ2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा V डैश। तो ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त होता है। इस समीकरण का नाम हम लोग समीकरण नंबर B दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण A और समीकरण B दोनों को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे दोनों का। तो दोनों को सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा बच्चों, तो हम लोग चलिए उसको देखने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए समीकरण, है कि नहीं, समीकरण A और समीकरण B को घटाने पर, लिखिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए समीकरण A तथा समीकरण B को घटाने पर, समीकरण A तथा समीकरण B को घटाने पर,
तो समीकरण ए को पहले मैं उतार लेता हूँ बच्चों, फर्स्ट पार्ट उसका। तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन बाई यहाँ पर हो जाएगा आर वन, है ना। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ गलती हो रहा है बच्चों, घटाना नहीं है, यहाँ पर दोनों को जोड़ना है कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे, दोनों को जोड़ने पर क्या करना है, दोनों को जोड़ने पर हम लोगों को करना है, घटाना नहीं है ना। तो यहाँ देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन हो गया। अब दूसरा समीकरण जो बी है उसको भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो जोड़ूंगा तो प्लस क्या हो जाएगा, देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन बाई नीचे में कितना है, आर टू है। अब उसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन का मतलब इक्वेशन ए का हम लोग फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू वन बाई यू है कि नहीं, प्लस यहाँ पर है म्यू टू बाई भी डैश है। अब समीकरण बी का हम लोग सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। देखिए प्लस क्या हो जाएगा, देखिए म्यू वन बाय यहाँ पर भी हो जाएगा और माइनस है कि नहीं म्यू टू बाय भी डैश हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो देखिए है ना, भी डैश वाला टर्म देखिए एक दूसरे के साथ कट रहा है, ये भी डैश है ना, ये भी डैश कैंसिल हो गया और यहाँ से म्यू टू माइनस म्यू वन को हम लोग कॉमन कर लेंगे। म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन हो गया बच्चों, तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, वन बाय आर वन माइनस यहाँ पर हम लोग को वन बाय आर टू प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी म्यू वन है, यहाँ पर भी म्यू वन है, तो दोनों से हम लोग म्यू वन को कॉमन ले लेंगे और प्लस वाले टर्म को पहले लिखेंगे, वन बाई भी माइनस वन बाई यू हम लोगों को यहाँ से मिलेगा इस प्रकार, है ना। तो हम लोग जानते हैं बच्चों लेंस के सूत्र से, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसका सूत्र तो यही होता है वन बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, जहाँ एफ क्या है, जहाँ एफ अवतल लेंस का फोकस दूरी है। देखिए अवतल लेंस का फोकस दूरी है ना, अवतल लेंस का फोकस दूरी है ना, अवतल लेंस का फोकस दूरी। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं बच्चों। तो और साथ में म्यू वन को हम लोग नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आप लोग देखिए समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू वन माइनस म्यू है ना, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू इज इक्वल टू, और इसके जगह में हम लोग क्या रखेंगे, वन बाई बी माइनस वन बाई यू, है कि नहीं, इसके जगह में हम लोग वन बाय एफ रखेंगे। समीकरण से हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो म्यू टू को म्यू वन से भाग दे देंगे, तो म्यू टू बाई म्यू वन प्राप्त हो जाएगा। इधर भी देखेंगे म्यू वन बाई म्यू वन हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर मिलेगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू इज इक्वल टू वन बाय एफ। तो ये कट के वन आ जाएगा बच्चों, ये भी मेरा ब्रैकेट में हो जाएगा, डेट सिंप्लाइज। तो वन बाय एफ को हम लोग इधर रखेंगे, यहाँ से क्या मिला म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन, ये कटेगा, और यहाँ से मिल रहा है वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। तो म्यू टू माइनस म्यू वन क्या है बच्चों, मेरा ये सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू म्यू है, किसका सापेक्ष अपवर्तनांक है ना। म्यू टू बाई म्यू वन क्या है ये बच्चों, सापेक्ष अपवर्तनांक है कि नहीं, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। किस कैसे सापेक्ष अपवर्तनांक है बच्चों, है कि नहीं, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। हम लोग जानते हैं म्यू टू जो है लेंस का अपवर्तनांक है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, और म्यू वन विरल माध्यम का। इसका मतलब है कि लेंस का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, इसी को कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। तो समीकरण को हम लोग लास्टली एंड फाइनली इस प्रकार आर वन माइनस वन बाय आर टू। तो ये जो फाइनल इक्वेशन प्राप्त हुआ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये समीकरण जो है जस्ट उसी तरह समीकरण है जैसा उत्तल लेंस निर्माणकारी सूत्र का प्राप्त हुआ। मतलब दोनों ही फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है ना। उत्तल लेंस का भी वही सूत्र प्राप्त होता है, अवतल लेंस का भी वही सूत्र प्राप्त होता है, दोनों का फॉर्मेट सेम, किसी प्रकार का माइनस प्लस में भी अंतर नहीं आता है। इसीलिए इस समीकरण को हम लोग ना तो उत्तल लेंस निर्माणकारी सूत्र बोलते हैं और ना ही अवतल लेंस निर्माणकारी सूत्र बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस निर्माणकारी सूत्र, क्योंकि दोनों ही लेंस के संदर्भ में ये निर्माणकारी सूत्र का फॉर्मूला समान होता है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों ये चीज कि इतना बड़ा जो फॉर्मेट हम लोगों ने बना दिया है कि नहीं, यदि एग्जाम में आ जाता है तो इसको हम लोग छोटा करके कैसे लिखते हैं। तो आज हमारा वीडियो इतना दूर तक ही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ हम लोग उपस्थित आपके पास होंगे, है कि नहीं, कि इसे एग्जाम के दृष्टिकोण से आखिर कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहेंगे, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को निरंतर आप लोग देखते रहें। वैसे बच्चे जो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है बच्चों, आज मुझे विदा दीजिए, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मैं आप लोगों के साथ पुनः उपस्थित रहूँगा। ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों ने जो आज मेरा वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।